गुड इवनिंग। चलिए आज फिर एक नया टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूँ जो काफी चर्चाओं में रहा है। जो काफी चर्चाओं में रहा है उस पर बात करनी है। क्या ये सही है या गलत है? क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं? और टॉपिक का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। तो सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखिए, सुनिए का पूरी बात मेरी कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर वर्ष किसी ना किसी स्टेट में कोई ना कोई इलेक्शन हो ही रहा होता है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ जो थी वो ये है। और फिर इसका खर्चा, ठीक, बहुत ज्यादा खर्चा होता है इलेक्शन का। कभी लोकसभा का करा रहे हैं, कभी राज्यसभा का करा रहे हैं, कभी स्टेट की विधानसभा का करा रहे हैं, कभी विधान परिषद का करा रहे हैं, कभी पंचायतों का करा रहे हैं, कभी म्यूनसिपलिटीज का करा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या, पूरा सिस्टम इसमें लगा रहता है। प्लस पूरी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उस पर लॉस जाता है। एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। मान लीजिए किसी स्कूल या कॉलेज में पोलिंग बूथ बनाया, सारे टीचर्स लगा दिए उसमें। तो जो टीचर्स पढ़ाता स्कूल में, क्या वो पढ़ा पाएगा? तो जो हमारे बच्चों को पढ़ना था उनकी तो पढ़ाई का लॉस हो गया। दूसरी बात, इससे खर्चा इतना ज्यादा आ रहा है कि अगर सारे इलेक्शन को एक बार कराया जाए तो खर्चा कम किया जा सकता है। बताएंगे वो कैसे किया जा सकता है। तीसरी बात, जो सोशल फैब्रिक है हमारी, जो सामाजिक ताना बाना है, उसे लॉस होता है। आप देखते होंगे कि भाई जब इलेक्शन आते हैं तो लोग रिलीजन की, कास्ट की, रीजन की, रेशनल रीजन की, क्षेत्रपात की बात करते हैं। कहीं ना कहीं एक तनाव हो जाता है पूरे देश में। और ये तनाव हम हर वर्ष झेलते हैं, कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में, कभी नेशनल इलेक्शन में। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पास करप्शन का लेवल है वो बढ़ जाता है। जो गवर्नेंस का काम है, जो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन देना चाहिए, वो रुक जाती है। और जब वो रुक जाती हैं तो कैसा हो जाती है? स्लो हो जाता है डेवलपमेंट। कैसा हो जाता है? स्लो हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट भी सोचती है कि चलिए एक इलेक्शन और है, इसे और देख लेते हैं, फिर हम अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करेंगे या और अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। तो पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं इलेक्शन में उलझा रह जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से कैसे कैसे इलेक्शन इंडिया में होते हैं। सबसे पहले हम इसी बात को देखते हैं कि इलेक्शन, जो इंडिया में इलेक्शन है वो कितने टाइप के हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, क्यों अलग अलग डेट पे होते हैं। तो सवाल यही था कि क्यों ना हम एक बार मतदाता को भी थोड़ा सहूलियत मिल जाए, वो भी थोड़ा रिलैक्स महसूस करे। मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि यार अभी तो वोट डाला ही था यार, अब फिर जाएं वोट डालने, अपना काम धाम छोड़ के जाएं। कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है। इन सारी बातों का जो निचोड़ है, इन सारी बातों का जो कंक्लूजन है, वो सरकार के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम एक ही इलेक्शन कर दिया जाए सारे लोगों का। समझ रहे हो आप हमारी बात? तो चलिए देखते हैं कि पहले तो हम ये देखते हैं कि इलेक्शन जो है वो कितने तरह का होता है हमारी इंडिया में। वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक। तो चूंकि अभी देखते हैं हम, इसे यहीं से सोचते हैं, इसके बारे में लिखते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको।
चलिए तो इस पे ही बना लेते हैं। इंडिया में कितने तरह के इलेक्शन हो रहे हैं? 3 इलेक्शन होते हैं इंडिया में। पहला इलेक्शन है नेशनल इलेक्शन, कह सकते हैं हम इसे नेशनल इलेक्शन। देखिए कौन कौन से होते हैं। लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है। ये 4 इलेक्शन तो होते हैं कहाँ? नेशनल लेवल पर। राज्यसभा का होता है, सॉरी लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, प्रेसिडेंट का होता है और वाइस प्रेसिडेंट का होता है। तो नेशनल लेवल पे तो इलेक्शन होते हैं ये। ठीक। अब देखिए इनके इलेक्टोरल कॉलेज अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे कि आप प्रेसिडेंट का देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का देखेंगे, तो इनका इलेक्टोरल कॉलेज मैंने बता रखा है क्या क्या होता है उसमें, कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और राज्यसभा का भी इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है, जिसमें सीधी जनता पार्टिसिपेट करती है? वो होता है लोकसभा का। तो मेन बात है कहाँ की? यहां तो है लोकसभा की, क्योंकि राज्यसभा का और प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अपने अलग टाइप का होता है। उसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक, और उसमें सीधी जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है कि भाई आप ये करो वो करो, नहीं, कुछ नहीं। ठीक। सेकंड इलेक्शन होते हैं हमारे पास स्टेट लेवल पे। किस पे होते हैं? स्टेट लेवल पे होते हैं। स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं। तो स्टेट लेवल पे कितने इलेक्शन होते हैं? 2 इलेक्शन होते हैं। एक होता है विधानसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक, या इसे कर दीजिए अब आप लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक। और कहीं कहीं दूसरा इलेक्शन होता है विधान परिषद का, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का। दूसरा क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। कितने का? कितनी जगह होता है? तो मेन लड़ाई इस पे भी नहीं, क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। आपको पता ही आर्टिकल 69 में इसका प्रोविजन है। ये बताया गया कि इसका इलेक्शन कैसे कैसे होगा। 1/3 यहाँ से आएंगे, 1/3 वहां से आएंगे, 1/12 यहाँ से आएंगे, 1/6 वहां से आएंगे। ठीक। तो ये भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कैसा है? इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। यानी कि इसमें सीधी जनता पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, थोड़ी देर तो कर रही है, ठीक, बाकी जगह इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जब इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो हमारी लड़ाई इस पे भी नहीं है, हमारी लड़ाई इस पे, लेजिस्लेटिव असेंबली पे। यानी कि हम चाहते हैं कि सारे स्टेटों के ये वाले इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन कैसे होने चाहिए? एक साथ हो जाने चाहिए। 2 इलेक्शन समझ में आ गए आपके? क्योंकि दोनों इलेक्शन कैसे हो रहे हैं? डायरेक्ट हो रहे हैं, जिसमें जनता सीधी पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक। तीसरा इलेक्शन, तीसरा लेवल जो है इलेक्शन का, थर्ड लेवल कह सकते हैं हम इसे, ठीक। थर्ड लेवल जो है वो किन चीजों का है? देखिए थर्ड लेवल क्या है। थर्ड लेवल जो इलेक्शन है वो होता है 2 तरीके का। अगर आप किसी
रूरल एरिया में रह रहे हैं तो पंचायत, पंचायत। और दूसरा यहां होता है म्यूनिसिपैलिटीज का। किसका होता है? म्यूनिसिपैलिटीज का होता है। किस किस का होता है? दो तरीके का इलेक्शन होता है। और यहां जो इलेक्शन होता है वो किस तरीके का होता है? डायरेक्ट होता है। कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। यहां भी वार्ड मेंबर के इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं। इसमें कहीं कहीं तीन लेवल है, तीनों लेवल के जो वार्ड मेंबर के इलेक्शन है जो सीधे सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है, यानी कि जो हमारा मतलब है, हमारी जो थॉट है, हमारा जो विचार है, वो हम चाहते हैं कि हमारा एक टाइम हो इलेक्शन का, 5 वर्ष के बाद एक इलेक्शन हो, और 5वें वर्ष में इलेक्शन किस किस का हो? एक साथ लोकसभा का हो। एक एक मतलब ये नहीं कि मेरा एक ही दिन हो सारा इलेक्शन, एक एक दिन तो संभव ही नहीं है इतने बड़े देश में, एक दिन में इलेक्शन। हाँ, चरणों में हो, स्टेप बाय स्टेप, जैसे होते रहते हैं कि भाई बिहार में 4 चरणों में है, यूपी में 8 चरणों में है। इस तरीके से क्या होना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप हो, लेकिन जब हो, जिस कॉन्स्टेंट एरिया में हो, उस एरिया में तीनों इलेक्शन एक साथ हो जाने चाहिए। लोकसभा का भी हो जाए, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हो जाए, और पंचायतों का भी हो जाए, और अगर उस एरिया में कई म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं तो उसका भी हो जाए। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? म्यूनिसिपैलिटीज भी अगर आ रही है तो इसका इलेक्शन कैसे हो जाए? एक जगह हो जाए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि एक तो जनता में एक मोटिवेशन आएगा, वोटर्स चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे, और जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगी तो सरकार अच्छी बन के आएंगी, मेजोरिटी में आएंगी, तो कानून बनाना आसान हो जाएगा, काम करना आसान हो जाएगा। दूसरा लाभ इसका यह होगा कि जो हमारी मशीनरी लग रही है उसे कम से कम 5 साल तक काम करने के लिए कोई इशू नहीं है, 5 साल तक अपनी काम करिए। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेशन होता है वो एक बार होगा, और नहीं वो हर साल होता रहता है, काम डिले होते चले जाते हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हम कोई काम कर नहीं सकते, कह देते हैं भी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, कोई सरकार क्या काम करे। समझ रहे हो? तीसरा फायदा ये होगा, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगती हैं, वो लोकल पुलिस भी हो सकती है, वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी होंगी, तो वो भी अच्छे से काम कर पाएंगी अपना। और आए दिन पता चला बैग उठाया इधर पहुंचे, आज कहाँ ड्यूटी है, कल वहां ड्यूटी है, परसों वहां ड्यूटी है। तो इन चक्रों में क्या हो रहा है कि ना तो वो अपना काम कर पाते हैं ठीक पूरी तरीके से, ठीक, और ना वो ये काम कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं ये बात, आप पहले मेरी बात पूरी समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, कि ऐसा इलेक्शन का एक डेट, एक टाइम होना चाहिए, 5 साल में एक बार हो। कितने इलेक्शन हो? लोकसभा का हो, राज्यों की विधानसभाओं का एक साथ हो, पंचायतों का और म्यूनिसिपैलिटीज का एक साथ हो। हम ऐसा सिस्टम लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं हम इसमें कुछ नया कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूके और यूएसए में इंप्लीमेंटेशन है ही, तो उसमें हमें क्या दिक्कत आ रही करने में? ठीक। अब लोगों के अपने तर्क हैं, लोग उसमें तर्क वितर्क करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे क्या होगा कि हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो धूमिल हो जाएंगे। स्टेट ये बात कहते हैं कि ठीक है, अगर आप इलेक्शन कराओगे, जो फेडरल प्रिंसिपल है हमारा वो इफेक्टेड होगा, क्योंकि उस टाइम नेशनल मुद्दे ही छाए रहेंगे, क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे। नेशनल पार्टी को लाभ हो जाएगा, जो रीजनल पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उन्हें लॉस हो जाएगा, क्योंकि मुद्दे कौन से रहेंगे? नेशनल रहेंगे। ठीक। करप्शन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा इलेक्शन कराने के लिए पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, करप्शन का लेवल बढ़ जाएगा।
तो ये सब तर्क और वितर्क है लोगों के, लेकिन हमें आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिससे एक ऐसे व्यवस्था, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि हमारे नागरिकों को, हमारे सिटीजन्स को कम से कम लॉस हो। हम नहीं चाहते कोई ना कोई लॉस हो। अब हम चाहते क्या हैं, ये बात आप देखिएगा एक बार। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। आप ये बात तो पूरी कंफर्म समझ गए कि हम 4 इलेक्शन पे बात करते हैं, बाकी तो सब इनडायरेक्ट इलेक्शन है। उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज है, तो जो हमेशा सा रहता है वो हमेशा रहेगा। मतलब आम आदमी को इसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा, आम आदमी कहीं परेशान इसमें नहीं होगा। ऐसी हम व्यवस्था चाहते हैं। चलिए देखिए इसकी मीनिंग देखिएगा आप। मीनिंग क्या है? मीनिंग कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन मींस conducting election to the Lok Sabha, all state legislative assembly at the same time, interest holding them separately at different intervals, advantage of the national one nation one election। ठीक, वो भी यही बात कह रहा है कि भाई लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का इलेक्शन कैसा होना चाहिए, एक टाइम पे होना चाहिए, एक 5 वर्ष में एक बार होना चाहिए। अब आप देखिए हम चाहते क्या हैं, इस बात को समझिए बात। अब हम चाहते ये हैं, सॉरी, अब हम चाहते ये हैं कि आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन कराएगा, ये बात आप समझिए। पहली बात यह है कि हम जो इलेक्टोरल रोल है, इलेक्टोरल रोल, इसे कहते हैं मतदाता सूची। क्या कहते हैं इसे? मतदाता सूची। ये काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है कि हर वर्ष क्या करे, वो नई सूची बनाए, जो लोग डेथ कर गए उन्हें हटाए, जो जिनकी एज 18 हो गई है उन्हें जोड़े। ठीक, तो हम ये चाहते हैं कि जो मतदाता सूची है, इलेक्टोरल रोल है, वो कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए, जो काम कहां करे, लोकसभा में भी करे, राज्यसभा में भी करे, और पंचायतों में भी करे, और म्यूनिसिपैलिटीज में भी करे। ये हम चाहते हैं। ठीक, तो ये बात आप देख रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन है, कौन है? इलेक्शन कमीशन है ऑफ इंडिया है। वो क्या चाहता है? वो भी ये चाहता है कि उसके पास फोर्स तो है नहीं, फोर्स तो उसे प्रेसिडेंट से लेनी पड़ती है। ठीक, इसलिए इलेक्शन इस टाइप में हो जाए जिससे सीधा सीधा मुझ पर भी बर्डन कम हो। मतदाता सूची एक इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। ये बात कहता है कि मतदाता सूची कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, चाहे उससे इलेक्शन हम लोकसभा का कराएं या राज्यसभा का कराएं या पंचायतों का कराएं या फिर किसका कराएं, म्यूनिसिपैलिटीज का कराएं, उसमें हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इलेक्टोरल रोल सेम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन चाहता ही है कि भाई ऐसा होना चाहिए। ठीक, इसी में एक बात निकल के आई कि हमने जो, अच्छा ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन किस किस के करा रहा है, ये आप देखिए। इलेक्शन कमीशन जो है, इसे एक फॉर्म में लिख दो छोटी सी में, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख दें, समझ लीजिए। वो इलेक्शन कमीशन तो मैंने उधर लिख ही रखा है। वो किस किस के इलेक्शन कराता है? वो कराता है लोकसभा का,
वो कराता है राज्यसभा का, वो कराता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का, वो कराता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो कराता है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। बाकी इलेक्शन कौन कराएगा? तो अगर बाकी इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, ये प्रोविजन था नहीं, लेकिन जैसे ही हमने 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंटेशन दिया, यानी कि भाग 9 और 9A जोड़ा और शेड्यूल 11 और 12 जोड़ा, तो एक आर्टिकल का नाम आपने सुना होगा 243। इसे रबड़ की तरह खींच खींच के इतना बड़ा कर दिया कि आज इसमें कम से कम 50 से ऊपर आर्टिकल्स मेंशन है। 243 A B C D E F G H Z तक, फिर ZA ZB ZE ZD। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें ही एक जगह प्रोविजन किया गया है 243 के में कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। अब इसमें क्या था कि जैसे ही से इम्प्लीमेंटेशन हम दे रहे थे 73 एंड 74 को, तो स्टूडेंटों ने ये एलिगेशन लगाया कि भाई ये तो हमारी पावर्स को कम कर रहे हैं। अगर हम पंचायतों को पावर दे देंगे तो पावर किसकी कम हो रही है? स्टेट की। ठीक, इसलिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया कि जो स्टेट में इलेक्शन होगा वो कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराएंगे, कमीशन कराएगा। और वो अपनी मतदाता सूची जो इलेक्टोरल रोल है वो क्या करेगा? वो अपनी बनाएगा। हर निर्वाचन क्षेत्र की बिल्कुल अपनी अपनी क्या होगी? इलेक्टोरल रोल होगा। उसमें वो उसको सही करेगा। सही का मतलब जिसकी डेथ हो गई उसे हटाएगा और जिसकी एज हो गई है उसे जोड़ देगा। ठीक, तो ये काम कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। किसके इलेक्शन कराएगा? सिर्फ दो इलेक्शन कराएगा, पंचायतों के और म्यूनिसिपैलिटीज के। पंचायतों के और म्यूनिसिपैलिटीज के कराएगा, बाकी इलेक्शन वो नहीं कराएगा। तो हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन जो है वो ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? एक इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए और क्या हो? वन नेशन वन इलेक्शन, एक टाइम पे होना चाहिए। एक टाइम का मतलब आप समझिए कि मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे जैसे टाइम आता रहे वैसे वैसे आप उसे बनाते रहिए। ठीक, और इलेक्शन एक ही बार में करा लीजिए। ऐसा सोचना हम लोगों का है। इससे जनता को फायदा होगा, करप्शन कम होगा। ठीक, गवर्नेंस अच्छे से काम करेगा, पॉलिसी मेकिंग इजीली हो जाएगी, स्टाफ को दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप हमारी बात? और काम होते रहेंगे। सरकारें जो हैं, जो सिस्टम पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा के मार जाता है, वो लकवे से बाहर आ जाएगा। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इंप्लीमेंटेशन होता है उससे क्या है? सिस्टम पैरालाइसिस हो जाता है, कोई काम ही नहीं करके देता। तो हम इन बातों से बचाने के लिए इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे। अभी तक जो मैंने समझाया है आप मेरी बात समझिए। जो मैं आप लोगों से को बताना चाहता हूं वो बात यह है कि हम चाहते हैं लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, ठीक, और प्लस म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन एक ही टाइम पे होने चाहिए। आए दिन अब ऐसा नहीं हो असम में हो रहा है, फिर अरुणाचल प्रदेश में होगा, फिर मणिपुर में होगा, फिर बिहार में होगा, फिर यूपी में होगा। तो हम इन चीजों से बचना चाहते हैं। ठीक, नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन सारे एक जगह हो जाने चाहिए। जिसके पास राइट होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि वो कराए। इसके कई एडवांटेज होंगे, कई डिसएडवांटेज भी हैं। फिर हम देखते हैं एडवांटेज ज्यादा पावरफुल है या फिर डिसएडवांटेज ज्यादा पावरफुल है। तो इसमें आपको जब भी कोई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेंस में आपको मैंने बताया कि उसको उसकी मेरिट भी बताती है, बतानी है, और डीमेरिट भी बतानी है, और कंक्लूजन बिल्कुल कैसा देना है? बैलेंस देना है।
क्योंकि सबसे बड़ी खासियत एक ऑफिसर की होती है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, उसे न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। वो किसी पार्टी विशेष का प्रचारक नहीं होता है, किसी पार्टी विशेष का समर्थक नहीं होता। ये मामला इंटरनली हो सकता है, लेकिन जो पॉलिसी के लेवल पे है वो उस लेवल पे वो काम नहीं करता, वो न्यूट्रल रहता है। सरकार किसी की आ जाए, चाहे बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए या किसी रीजनल पार्टी की आए, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो चाहता है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, सभी के इक्वलिटी इक्वलिटी के साथ होनी चाहिए। राइट टू जो इक्वलिटी है वो सबको मिलनी चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए भाई, ये पहला बात कही गई है कि हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। पहली बात क्या कही गई इसमें, कि हम अपने खर्चों को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम एक ही बार इलेक्शन करा दें तब। क्या कहता है, रिडक्शन इन इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक, frequent election involve hung spending by the government, political parties and candidate. Simulated election can significantly reduce public expenditures. ये छोटे मोटे खर्चे नहीं होते हैं। एक ही बार में अगर सारे खर्चे कर दिए जाएंगे तो कम से कम 5 साल तक तो आदमी सेफ रह जाएगा। उस पैसे को हम कहाँ लगा सकते हैं, लोगों के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन पे आ जाते हैं तो सबसे बड़ा फैक्ट पड़ेगा हमारे किस पे पड़ेगा, एक्सपेंडिचर्स पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पे पड़ेगा। क्योंकि ये छोटे मोटे खर्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे बूथ बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे हमें अर्धसैनिक बल लेने पड़ते हैं। ठीक, आना जाना लगा रह जाता है, प्रचार में कैंडिडेट का भी खर्चा हो जाता है। अगर मान लीजिए एक ही टाइम पे अगर इलेक्शन हो जाता है तो इन चीजों से बचा जा सकता है। नेशनल पार्टी का उतना खर्चा, फिर स्टेट का खर्चा, फिर पंचायतों पे खर्चा, फिर वार्ड मेंबर म्यूनिसिपैलिटीज के खर्चे, ये मैनेज किए जा सकते हैं। ठीक, तो जो एक्स्ट्रा बर्डन लोगों पर पड़ जाता है वो बच जाएगा। फिर दूसरी बात ये होती है कि हम जब बहुत सारे इलेक्शन कराते हैं तो हम जनता से ऐसे लोक लुभावन वाले वायदे करते हैं जिन्हें निभाना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। एक पार्टी कह रही है हम स्कूटर प्रोवाइड कराएंगे, किन्हें, सारी गर्ल्स को। चलो बात अच्छी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली से इंप्लीमेंटेशन देने में आपको पता है कितना एक्सपेंडिचर लग जाता है। पता है, सरकार बन जाती है फिर सोचती रहती है यार इसे करें नहीं करें, करें नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेस पे बर्डन पड़ जाता है। कुछ वायदे कर देंगे उल्टे सीधे, हम हर आदमी को नौकरी देंगे, हर घर से एक नौकरी देंगे। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक्सपेंस को बढ़ाते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाते हैं। जब इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंटेशन सरकार देगी तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये तो लगता है जल्दबाजी का फैसला है। अब अगर वो नहीं करता है तो सेकंड वाली पार्टी ने और ज्यादा लंबे चौड़े वायदे कर रखे हैं लोगों से, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। तो हम नहीं चाहते कि ये हो। तो पहला जो उसका एडवांटेज है किसका, वन नेशन वन इलेक्शन का, वो एडवांटेज ये है कि रिडक्शन इन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स को कम किया जा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं, आप समझदार नहीं है, मेरी बात को समझ रहे होंगे। आप एक बात समझिए कि अगर एक छोटा सा एमएलए भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होता है तो आप समझ लीजिए करोड़ों रुपए का तो पेट्रोल एंड डीजल उसका चल जाता है। समझिए कितना एक्सपेंसिव है। और अगर ये एक बार करेगा तो कम से कम लोगों को तो फायदा हो जाएगा। मैं बातें कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाह रहा हूं, अन्य आप जानते हैं सारे कि कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं। धन बल सब चलता है, बाहुबल भी चलता है, जातिवाद भी चलता है, कई एक की मौतें हो जाती हैं। अब
हर साल ये चीजें देखने को मिलती हैं। मान लीजिए कहीं बहुत रीजनल उस पर हो गया मामला, रीजनेबल पे हो गया, रीजनलिटी आ गई, तो एक, या फिर लिंग्विस्टिक पे मामला आ गया, भाषा पे आ गया, तो ये सब कहीं ना कहीं तनाव बढ़ाते हैं। एक शेर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, राहत इंदौरी साहब का है। उन्होंने कहा है, अच्छा है, समझिएगा आप तो, कि सरहदों पर तनाव बढ़ गया है, सरहदों पर तनाव बढ़ गया है, देख के बताओ कहीं इलेक्शन तो नहीं आ गया है, देख के बताओ कहीं चुनाव तो नहीं आ गया है। तो ये सब बातें क्या हैं? वो यही बात कहना चाह रहे हैं कि जो तनाव है वो कम से कम एक बार में खत्म, एक साल में खत्म तो हो जाएगा, 4-5 साल तो आराम से रहेंगे लोग। चलिए, दूसरा एडवांटेज क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखिए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये कोई काम ही नहीं करने देता आदमी को। देखिए, गवर्नेंस के लेवल पर देखें, पॉलिसी मेकिंग डिस्ट्रैक्ट होती है, काम नहीं करते, बोले यार रुको अभी स्टेट का इलेक्शन और हो जाने दो, बाद में देखेंगे। ठीक। दूसरा, स्टाफ स्टाफ की एफिशिएंसी घट जाती है। मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था कि एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है उसकी ड्यूटी इलेक्शन में लग गई, तो वो स्कूल नहीं जाएगा, तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। कम से कम साल में एक बार होगा, 5 साल में एक बार होगा, तो इतनी टेंशन नहीं होगी। अब हर महीने हो या हर साल हो तो उसे टेंशन तो होगी, बच्चे की एजुकेशन इफेक्टेड हो जाएगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक। तीसरी बात, जो वोटर्स है वो भी दुखी हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट बात, आप देखेंगे कि जो सोशल फैब्रिक है वो टूटता है। कैसे टूट जाता है? मैंने बताया अभी आपको कि जाकर देखो, नहीं नहीं, सरहद पे देखो तनाव बढ़ गया है, ऐसा तो नहीं देश में चुनाव आ गया है, समझे? ऐसा तो नहीं देश में चुनाव आ गया है। ठीक। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी, ये कहां काम करने देता है? भाई किसी काम को जाओ, बोले नहीं अभी तो चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, अभी कोई काम नहीं हो सकता, कोई नई वैकेंसी नहीं आ सकती, कोई नई पॉलिसी लॉन्च नहीं कर सकती सरकार, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस माना जाएगा। कोई अच्छा कानून नहीं बन सकता उस समय पे। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस माना जाएगा। तो क्या इसका लॉस किसे हो रहा है? लोगों को हो रहा है, नहीं हो रहा? ठीक। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ है ये, इन लोगों को काम नहीं करने देता, करप्शन बढ़ ही जाता है, खर्चे बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ अब छोटे मोटे खर्चे नहीं, पार्टी को फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके पास पैसा है नहीं, कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा मिल नहीं सकता इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपका मामला है भाई, ये तो पब्लिक का पैसा है। तो कहाँ जाते हैं? कॉर्पोरेट घरानों में जाते हैं। फिर जब कॉर्पोरेट घरानों में जाते हैं, वहां से उन्हें 10-10 20-20 रुपए तो लेने नहीं होते हैं, पूरी जनता से चंदा करा जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। जाएंगे किसके पास? कॉर्पोरेट घरानों के पास।
उनसे वो पैसा लेंगे, और जब पैसा लेंगे तो पॉलिसी किसके फेवर में बनेंगी? ये आरोप है सरकार पे, ये आरोप लगते हैं कि सरकार कुछ घरानों को प्रमोट कर रही है, लेकिन मजबूरी क्या है? ये मजबूरी है। जैसे कि बीजेपी पे एक आरोप तो ये लगता ही है कि भाई वो अंबानी और अडानी को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ये कहीं ना कहीं क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को भी कमजोर करती है, नई पॉलिसी बनाने से रोकती है। पॉलिसी सिस्टम जो है पैरालाइसिस हो जाता है। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक। एंश्योर कंटिन्यूटी, गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। बात समझ गए दोनों तरह की? कि अगर ये एक बार हो जाएगा तो कम से कम हम इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे, हमारी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो जाएंगी, प्लस जो हमारी सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो काम करेगा, क्योंकि हम इससे मुक्त हो जाएंगे। एक बार, एक साल में एक बार, यानी कि 5 साल में एक ही बार तो झेलना पड़ेगा, झेल लेंगे। महीने 2 महीने, पूरे देश के इलेक्शन महीने 2 महीने में हो जाएंगे, चाहे आप कितने चरण में कराया जाए। ठीक। तो इन चीजों से हम बच जाएंगे। ठीक। चलिए अगला एडवांटेज देखते हैं। बेटर यूज ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। मैंने आपको शुरू में ही बताया, अभी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या है सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है हमारी कैसे काम करेंगी? जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ठीक है, आईटीबीपी है, कैसे काम कर लेंगी? ये क्या करेंगी? तो क्या हो जाएगा इनका? अब आप समझ गए, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इतने आप समझदार हैं कि ये जितनी भी फोर्सेस हैं ये अपना अपना काम अच्छे से करेंगी, ना कि हमेशा इनका बैग या सामान पैक रहेगा कि आज कहाँ जाना है, उड़ीसा जाना है, कल कहाँ जाना है, बिहार जाना है, परसों कहाँ जाना है, हरियाणा जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, अरुणाचल प्रदेश जाना है। कम से कम ये अपनी चीजों पर ध्यान देंगे, बीएसएफ अपनी जगह ध्यान देगी, सीआरपीएल अपनी जगह ध्यान देगी, अपने अपने कामों पर बिजी हो जाएंगे। तो क्या होगा भाई? ये क्या होगा? बेटर यूज हो जाएगा इन फोर्सेस का, जो जाके इलेक्शन में लगी रहती है, मजबूरी है। ठीक। तो हम नहीं चाहते कि ये जाके ज्यादा परेशान हो। ठीक। तो तीसरा एडवांटेज समझ गए अब आप किसका? वन नेशन वन इलेक्शन का। चलिए नेक्स्ट, फोकस ऑन गवर्नेंस। मैंने अभी आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ्टन रिमेन इन इलेक्शन मोड, हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है गवर्नमेंट। क्यों रहती है? क्यों पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन नहीं देती है? कोई नई पॉलिसी क्यों नहीं बनाती? क्योंकि उसे पता है अभी इलेक्शन होने वाला है, वहां भी जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हार गए तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हारने से दिक्कत एक सेंस में यह भी है कि राज्यसभा जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभाओं के इलेक्शन पर ही डिपेंड करती है। तो सरकार कोई भी हो वो चाहती है कि मेरी अगर लोकसभा में मेजोरिटी है तो राज्यसभा में भी होनी चाहिए। ठीक। तो कम से कम एक बार सॉर्ट आउट हो जाएगा पूरा मामला। तो गवर्नेंस जो है हमारे पास पूरी फोकस हो जाएंगे, गवर्नेंस पे हो जाएंगे। ठीक। किस पे हो जाएंगे? फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म पे लग जाएंगे। एक फायदा इसका ये होगा, या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जरूर होगा। तो इसके ये फायदे हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा था कि बॉर्डर भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? फिक्स पीरियड हो जाएगा। वोटर्स को भी इतनी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। तो
आप हमारी पूरी बात समझ रहे हो? कन्वेंस ऑफ वोटर्स में लीड टू हायर वोटर टर्नआउट, के मोटिवेशन रहता ही नहीं है। मोटिवेशन रहता ही नहीं कि हर बार यार हर साल कोई ना कोई इलेक्शन होता ही रहता है। अब किसका हो रहा है जी? म्यूनसिपलिटीज का हो रहा है, कल को किसका होगा जी? पंचायतों का होगा, फिर विधानसभा का होगा, फिर लोकसभा का होगा। बोले यार हम तो तंग हो गए यार इन बातों से, हमेशा इलेक्शन में रहते हैं। ठीक, उसकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है, उसके मोटिवेशन पे इफेक्ट पड़ता है। वो मोटिवेट होता ही नहीं, जाता ही नहीं वोट डालने। समझे? तो हम चाहते हैं कि जो वोटर्स है वो भी तैयार रहना चाहिए। इजी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, कंडक्टिंग इलेक्शन टुगेदर, सिंप्लीफाई इलेक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इससे क्या होगा कि हमारी वोटर लिस्ट जो इलेक्टोरल रोल है वो सेम हो जाएगा। ठीक, जो इसकी डेथ होगी उसे हटा दिया जाएगा, जो नया बना उसे जोड़ दिया जाएगा। तो वोटर लिस्ट में जो आज सर चल रहा है, एसआईआर चल रहा है, इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे काम एक बार में ही हो जाएंगे और नए नए जुड़ते रहेंगे और पुराने पुराने हटते रहेंगे। तो कोई इशू इस तरह का नहीं होगा। क्या आपको ये बात हमारी समझ में आ रही है? तो क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए, प्लानिंग इजी होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, लोगों को भी समझ में आना चाहिए। यानी लोग तंग हो जाते हैं, बोले यार अब एमएलए का वोट डालो, कल को उसका डाला था, परसों उसका डालना है। तो वो खुद कंफ्यूज रहता है यार, कौन सी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी का मैनिफेस्टो अच्छा है, कौन हमारे लिए बेहतर कर रही है, कौन हमारे लिए बेहतर नहीं कर रही है। कभी मोटिवेट नहीं होता वो। ठीक, कभी आप यूपी बिहार जाके देखेंगे तब आपको पता लगेगा, चाय की दुकान इलेक्शन पर चर्चा, चाय की चुस्की इलेक्शन का चर्चा। ठीक, तो इसमें आदमी का टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक, अब देखिए, जो मैं आपको लेके आना चाहता हूं कि उसके फेवर में तो वो 5-6 चीजें मिली आपको। ठीक, अब उसके अनफेवर की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं? तो यहां सबसे बड़ी बात कहते हैं, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर्स है, स्टेट ये आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं स्टेट? स्टेट ये बात कहते हैं कि भाई देखो, हमें सबसे बड़ा लॉस है फेडरल स्ट्रक्चर का, फेडरलिज्म पर इफेक्ट आएगा। क्योंकि जो शक्तियों का डिवाइडेशन है, पावर का जो डिवाइडेशन है, वो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ झुक जाएगा। और मुद्दे कौन से इंप्लीमेंटेशन हो जाएंगे? नेशनल मुद्दे, जो रीजनलिटी है, जो हमारी जिन आधारों पर हम इलेक्शन लड़ते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो क्या है, फेडरल पर राज्यों को लगता है कि हमारी पावर कम हो जाएगी, हमारा वोटर्स कहीं ना कहीं उधर इफेक्टेड हो जाएगा, हमारी बातों पर ध्यान नहीं देगा। ये आरोप। दूसरा, जो हमारी एक कल्चरल पहचान है, जो रीजनलिटी है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी कल्चर है, उसका अता पता गायब हो जाएगा। हमारी खुद की पहचान, यानी कि आप कह सकते हैं लैक ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज, इन चीजों पर इफेक्ट आएगा। तीसरी बात, जो अभी वोटर्स है वो अभी उतना एजुकेटेड नहीं है। कितना एजुकेटेड नहीं है कि वो जाए और 3-4 वोट एक साथ डाल दे। ठीक, वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज बताते हैं लोग, कि वो अपना कोई फैसला नहीं कर पाएगा, एक भीड़ तंत्र में खो जाएगा, एक डेमोक्रेसी की भीड़ में खो जाएगा। और भीड़ की ये पहचान है डेमोक्रेसी की, कि जैसे सब लोग सोचते हैं वैसा ही उसे सोचना पड़ेगा। इतना एजुकेटेड नहीं है अभी। ठीक,
तो ये सब क्या लगाते हैं उस पर, डिसएडवांटेज बताते हैं कि ये सब चीजें। और जो राज्यों का जो सबसे बड़ा आरोप है, जो स्टेट का आरोप है, वो ये कहते हैं कि जो हमारा फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमारा मतदाता वोट करेगा उन्हें। क्योंकि हम कैसे इलेक्शन लड़ते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ते हैं, रीजनल एजेंडे होते हैं हमारे, समझ रहे हो। वो एक कहीं ना कहीं भीड़ में खो जाएंगे और हमारा वोटर हमसे छूट जाएगा, ऐसी बात ये लोग कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज है। इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री with the diverse regional issues. One nation one may reduce the importance of the state specific issue. यही बात है, वो कहते हैं कि हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लैक ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, ठीक। तो यहां सबसे बड़ा खतरा है इस बात का, और ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन सच क्या है, ऐसा नहीं है। जब हम स्टेट का इलेक्शन कराते हैं, किसी स्टेट में इलेक्शन होता है, तब भी लोग अवेयर हैं। आज अवेयर हो चुके हैं लोग, आज वो अपने राइट को जानते हैं, वो अपनी चीजों को पहचानते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज की बात आ जाती है कि कई जगह हमें अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा, कई जगह हमें अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा। तो उसमें कौन सा इशू आपके साथ आ जाएगा भाई। अमेंडमेंट करने में क्या है कि इसे एक सुपर मेजोरिटी चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी प्लस। किससे होगा ये, क्योंकि संविधान में हमें संशोधन करना पड़ेगा कई जगह, ठीक। तो ये है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट का रेक्टिफिकेशन, हाफ स्टेट ऑफ रेक्टिफिकेशन। इसको संविधान में जब संशोधन करना पड़ेगा तो स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि विशेष बहुमत तो चाहिएगा ही चाहिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का दोनों को अलग अलग, और प्लस आधे राज्यों का क्या चाहिए, एसेंट चाहिए हमें, रेक्टिफिकेशन चाहिए, सहमति चाहिए। तो भाई साहब बहुत संविधान में संशोधन नहीं करे हमने, एक ये भी सही, समझ रहे हो हमारी बात। तो डिसएडवांटेज में कहते हैं कि राज्य वहां सहयोग नहीं करेंगे, अपने अपने उनके मुद्दे होंगे, अपने अपने एजेंडे होंगे, अपनी अपनी भाषाएं होंगी, अपनी अपनी कल्चर होगी। तो भाई साहब जीएसटी पास नहीं कराया क्या हमने, आधे स्टेटों का उसमें रेक्टिफिकेशन नहीं लिया क्या हमने, लिया। तो एक बार अगर प्रयास करा जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। हाँ ये बात अलग है कि भाई विरोध के लिए विरोध कराया जा रहा है, वो अलग बात है, करते रहो, ठीक। लेकिन अगर देश को एक सिस्टम देना है तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं, क्यों ना एक बार इस पर विचार किया जाए। तो इसमें कोई गलत नहीं है, मोदी जी ने जो कही है वो बात बिल्कुल गलत नहीं है। और आपने सुना होगा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं एस वाई कुरैशी, रिटायर्ड हो गए, बड़े जाने माने इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने इसको सपोर्ट किया कि नहीं बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन कमीशन पूरा 5 साल नहीं पूरी जिंदगी इन्हीं में लगा रह जाता है, रिटायर्ड होकर चला जाता लेकिन सिस्टम नहीं सुधार पाता। इसलिए कम से कम एक बार इलेक्शन हो जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन का एक ही काम होगा, जिसकी डेथ होगी उसे निकालना है, और जो जिसकी एज 18 की हो गई है उसे जोड़ना है इलेक्टोरल रोल में, ठीक। पूरे सिस्टम को एक बार यूज करना है। चलिए भाई, तो ये कह रहे हैं कि प्रोविजन रिलेटेड टू द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेचर अचीविंग पॉलिटिकल कंसेंस इज डिफिकल्ट। देखिए मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, और बनाने को किसी भी चीज को मुश्किल बना लो तो इतना भी मुश्किल नहीं है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करना पड़ जाए तो इतना मुश्किल तो है ही नहीं।
कोई अमेरिका का संविधान तो है नहीं जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअल में फेडरल है तो वहां वाकई मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो वो उतना मुश्किल नहीं है भाई। 60-70 सालों में हम 100+ में अमेंडमेंट करके ले गए, और वो 200-250 सालों में यूएसए भी 20-25 ही कर पाया है, तो उसमें हम में फर्क तो है ही। ठीक भाई। तो दूसरा चैलेंज इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। तो अब मानने को कुछ भी मानते रहे, प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट कोलैप्स। सरकारें गिरेंगी तो गिरती तो रहती ही है सरकारें, उसमें क्या है। इफ ए गवर्नमेंट फॉल बिफोर completing its term, manage become complex, this may lead to precedent rule, reduce democratic choice। ये बात भी लोग कहते हैं कि भाई देखिए, अगर कहीं कोई सरकार कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है माइनॉरिटी की वजह से या किसी वजह से, तो फिर क्या होगा। पूरे 5 साल क्या लगा रह जाएगा उसमें, क्योंकि इलेक्शन हम करा नहीं पाएंगे, तो क्या लगा रह जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लगा रह जाएगा। और प्रेसिडेंट रूल लगने का मतलब है कि जनता की जो बेसिक नीड्स है या जनता के लिए जो काम करती हमारी विधानसभा, वो नहीं कर पाएगी क्योंकि वो सस्पेंड रहेगी उस टाइम। क्या रहेगी, सस्पेंड रहेगी। ठीक। बात तो ये सही है, ये बात समझ में आती है। डोमिनेंस ऑफ द नेशनलिस्ट, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिए थे कि इनका एक ये भी आरोप है स्टेटों का या पार्टीज का, स्टेटों का नहीं पार्टीज का, कि भाई यहाँ नेशनल इशू जो है हाईलाइट रहेंगे और जो रीजनल इश्यूज हैं उन पर ध्यान नहीं जाएगा। नेशनल लीडर एंड इशू में बी ओवर overshadow local and regional concern. This can weaken regional parties and local accountability। ये बात भी थोड़ी सी दमदार तो है, इसे माना तो जा सकता है कि जो रीजनल पार्टी हैं उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, रीजनल मुद्दों का भी जो अस्तित्व है वो भी खतरे में आ जाएगा, रीजनल लैंग्वेज हैं उन पर खतरा आ सकता है। तो अगर बैठ के इन पर सब पे समाधान निकाला जाए, इन चीजों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा जाए, तो इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं। आप हमारी बात समझ गए, और समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है कि इसमें चलिए फिफ्थ है, फिफ्थ डिसएडवांटेज वोटर बिहेवियर कंसर्न। स्टडी सजेस्ट द वोटर में वोट फॉर द सेम पार्टी एट बोथ लेवल। तो ये बात तो है, मैंने पहले ही आपको शुरू में बताई थी कि जो अभी हमारी जनता का क्या होगा, माइंड सेट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा किसे वोट करना है और किसे वोट नहीं करना है। तो ऐसा ना हो, ऐसी दिक्कतें ना हो, इसलिए कहा कि स्टडी सजेस्ट द वोटर, ठीक, मैं वोट फॉर द सेम पार्टी एट बोथ लेवल, सेंटर पे भी, और व्हेन इलेक्शन आर हेल्ड टुगेदर, दिस कैन रिड्यूस पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज। बात सही है, थोड़ी सी दमदार मानी जा सकती है, दमदार एक दो पॉइंट ही मिले इसमें, बाकी को तो संभाला जा सकता है, इतना बड़ा इशू नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो पॉलिटिकल जो डाइवर्सिटी है उस पर लॉस आ जाएगा। अब लॉस इस सेंस में आ जाएगा कि कुछ आपने देखा होगा, कुछ पार्टियां सीधी जातिवाद की बात करती हैं, और पार्टियां बनाई लोगों ने अपनी जाति के आधार पर ही है। ठीक है, अब बहुत मॉडर्न पार्टी हैं, छोटी छोटी, बीजेपी है, कांग्रेस है, यूपी में बसपा है, सपा है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, बिहार में आरजेडी है। ठीक,
तो ये पार्टी कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी जाति विशेष से बिलोंग करती और किसी जाति विशेष को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करती और कुछ हद तक कर भी लेती। कहीं ना कहीं नेशनल पार्टीज का इस पे इफेक्ट आता ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेमोक्रेटिक कंसर्न, देयर आर कंसर्न रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी बैलेंस। आ सकता है, इसमें भी खतरा तो आ ही सकता है, मतलब इम्बैलेंस तो चीजें हो ही सकती है, अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो देयर आर कंसर्न रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक बैलेंस। चलिए नेक्स्ट। अब बस इतनी बात थी और इतनी आपको समझानी है एग्जामिनर को। कंक्लूजन देख लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन ऑफर क्लियर इकोनॉमी, क्लियर इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट। पैसा भी बचेगा और एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी भी इससे बढ़ जाएगी, काम भी अच्छे से करेगा। बट इट आल्सो रेज सीरियस कंसर्न related to the federalism, democracy, constitutional feasibility. Therefore, it should be implemented only after wide political consensus, strong legal safeguard and phases planning। कि भाई ये सारी चीजें करने के लिए आपको इस तरीके से तैयार होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। सारी पार्टीज के बैठ के अगर निकाला जाए समस्या का समाधान तो निकल तो सकता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ भाई, वन नेशन वन इलेक्शन कैसा लगा आप लोगों को? और अगर एपीपीएससी इससे कोई क्वेश्चन पूछती है तो आपको जैसे मैंने ये बताया है वैसा ही आपको लिख देना है। देखेंगे बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे और मिलेंगे 100% मार्क्स। अब देखिए, इसमें एक अगला टॉपिक बच जाता है जो मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। अब हम देखेंगे, ये तो है हमारी प्रॉब्लम, क्या आसपास की कंट्रीज में भी ऐसा कोई इंप्लीमेंटेशन है क्या? तो हम दो कंट्री पे बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे यूके में, क्या वहां ऐसा कोई सिस्टम है वन नेशन वन इलेक्शन का? क्या यूएसए में ऐसा कोई सिस्टम है? तो ये बात हम करेंगे आपसे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, आपके लिए कितनी यूजफुल है, और एस्पिरेंट के लिए तो 100% यूजफुल है। जो एपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट के लिए तो ये 100% बहुत ज्यादा यूजफुल है। इससे आपके व्यूज क्लियर होंगे, आपके डायमेंशन क्लियर होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।